ओके। लास्ट टाइम हम लोगों ने कंक्लूड किया था हमारा जो भी डीसी मशीनरी से रिलेटेड सारा को सारा टॉपिक्स थे जो हमने कवर करने थे उसको हमने कंक्लूड कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 which is related to AC machinery fundamentals. It's just like chapter number 8 that was related to DC machinery fundamentals. बिल्कुल उसका काउंटर पार्ट है। वही चीज़ें हम बार बार कंपैरिजन करेंगे डीसी मशीन्स के साथ और हम इन केस ऑफ एसी मशीन उनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं उनको हम लेके आगे चलेंगे। ठीक हो गया। तो कोर्स आउटकम्स टू बी कवर्ड, ये स्लाइड्स आई विल शेयर देम विद यू ऑन द गूगल क्लासरूम। Describe the production of induced force on a wire and induced voltage in a conductor subject to a magnetic field। बिल्कुल वैसे ही जैसे डीसी मशीनरी फंडामेंटल्स के अंदर हमने किया था। सिंपलेस्ट मशीन जो है वो किस तरह से वर्क करती है उधर से लेके फिर हम उसको मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन इंड्यूस्ड वोल्टेज एंड टॉर्क इन एसी मशीन्स। बिल्कुल वैसे ही इंड्यूस वोल्टेज निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, पहले सिंपलेस्ट मशीन के लिए और फिर उसको आगे कन्वर्ट करेंगे टू द मोर कॉम्प्लेक्स एसी मशीन्स। तो जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है जी, मशीन एज वी ऑल नो इज अ जेनेरिक नेम फॉर बोथ द जनरेटर एज वेल एज मोटर। A machine can be a generator that converts mechanical energy to electrical energy or a motor that converts electrical energy to mechanical energy. Every machine has two main parts, ये हमें पता है। इसमें जो इस स्लाइड के अंदर जो है important terminologies pertaining to the machines are being explained. You know what a stator is, what a rotor is. The stationary part is called stator, the rotating part is called rotor. What a field winding is, it's the winding which provides the magnetic field, and the armature winding is where the main voltage is induced। ठीक हो गया। तो दिस वाइंडिंग इज लोकेटेड ऑन अ स्टेटर। अभी ये डिफरेंस होगा जो मेन एसी और डीसी मशीन्स के दरमियान में है वो ये है कि आर्मेचर वाइंडिंग आमतौर पे डीसी मशीन्स के अंदर हमने देखा था कि रोटर के ऊपर होती थी और फील्ड वाइंडिंग स्टेटर के ऊपर होती थी, लेकिन इस केस में ये फिनोमेना अपोजिट होगा। इसको हम अभी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि दिस माइट कंफ्यूज यू अ लिटिल बिट। विल मूव ऑन एंड विल टॉक अबाउट इट लेटर कि क्यों होते हैं, हम इसको क्यों अपोजिट करते हैं एज कम्पेयर टू डीसी मशीन्स। तो जो एसी मशीन्स हैं उसका हम पहले भी थोड़ा सा देख चुके हैं कि इनकी जो मेन टाइप्स हैं उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट दो टाइप्स हैं वो सिंक्रोनस मशीन्स और इंडक्शन मशीन है। तो सिंक्रोनस मशीन्स आर द मशीन्स whose magnetic field is supplied by a separate DC power source, mostly as a generator। Actually above 90% of the generators are synchronous machines। सिंक्रोनस मशीन की जो फील्ड वाइंडिंग है उसको एक एक्सटर्नल डीसी सोर्स से पावर किया जाता है और सिंक्रोनस मशीन्स जो है वो एज ए जनरेटर यूज होती हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द जनरेटर्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन द इंडस्ट्री एज वेल एज इन द कमर्शियल और डोमेस्टिक households as a backup generator, they are synchronous generators just like the one which you can see outside your campus। it's a synchronous generator। क्यों सिंक्रोनस होता है, इंडक्शन नहीं होता, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बहरहाल इंडक्शन मशीन्स जो हैं उस फील्ड करंट जैसे उसमें फील्ड वाइंडिंग जो थी वो एक्सटर्नल पावर सोर्स से एक्साइट की गई थी। इंडक्शन मशीन में फील्ड वाइंडिंग जो है वो एक्सटर्नल पावर सोर्स से नहीं बल्कि उसी से ही की जाती है बाय द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंडक्शन मशीन। वो किस तरह से वर्क करती है, ट्रांसफार्मर एक्शन होता किस तरह से है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। आजकल बिल्कुल वैसे ही जैसे जनरेटर्स की बात की तो 90% जनरेटर्स जो थे वो सिंक्रोनस मशीन्स थी और जब मोटर की बात करेंगे तो 90% ऑफ द मोटर्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन द इंडस्ट्री आर इंडक्शन मशीन्स। उसकी क्या रीज़न है उसके बारे में भी हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ये याद रखना लाजमी है। अब स्टार्ट लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे डीसी मशीनरी फंडामेंटल्स का स्टार्ट लिया था हमने, उसमें हमने देखा था कि सिंपलेस्ट डीसी मशीन कैसे वर्क करती है, वोल्टेज इंड्यूस कैसे होता है। एक सिंगल रोटेटिंग मैग्नेटिक एक सिंगल रोटेटिंग लूप के अंदर विच इज प्लेस अंडर द विसिनिटी ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और उसी कंडक्टर के ऊपर अगर हम उसमें से करंट पास करवाएं तो उसी कंडक्टर के ऊपर अंडर द विसिनिटी ऑफ दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स सप्लाई होती है वो किस तरह से होती है उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे फॉर एसी प्रिंसिपल्स। उसके लिए हम क्या करेंगे उसको हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले वही एक सिंपलेस्ट मशीन कंसिडर करेंगे जिसमें हमारे पास दो पोल्स हैं
एक हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप है, बिल्कुल वैसे ही ए बी सी डी उसकी साइड्स हैं, और उसको हमने प्लेस किया हुआ है अंडर द विसिनिटी ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दीज परमानेंट मैग्नेट पोल्स। तो वो हमने यहाँ पे रख दिया, और इसको हम रोटेट करवा रहे हैं थ्रू एनी एक्सटर्नल सोर्स, और जो उसकी रोटेशन है उसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। यू कैन सी दैट फ्रॉम दिस डायग्राम। तो एट एनी इंस्टेंट हमें पता है कि जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, तो टू द टेंजेंट। तो वो ये ए बी वाली साइड पे वी ए बी इधर मेंशन्ड है, सी डी इधर मेंशन्ड है। ऑल दिस इज प्रीटी सिमिलर टू द टू व्हाट वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 8। So the main difference of this scenario when compared with the real AC machine is that the flux in real AC machine is not constant in either magnitude or direction. AC machine के अंदर अगर हम कंपेयर करें सिंपलेस्ट फॉर्म को, तो वो कहता है यहाँ पे क्योंकि हमने परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट रखे हुए हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगी। एक्चुअली इन रियल एसी मशीन्स वो इस तरह से नहीं होती, लेकिन अभी के लिए उसको हम निकालते हैं क्योंकि अभी हम मकसद ही हमारा ये है कि वी हैव टू एनालाइज the simplest machine first, and then we'll move towards the more complex things of AC machines. So the factors that control the voltage and torque in the real machine are same as in the one loop case. बाकी चीज़ें वैसे की वैसी होती हैं, that's why we are studying this. तो हमें पता है कि अगर हम वोल्टेज इंड्यूस निकालना चाहें इन अ रोटेटिंग लूप, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हम इसको रोटेट करेंगे किसी एक्सटर्नल प्राइम मूवर सोर्स के ज़रिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि हर कंडक्टर के ऊपर जो है वो इंड्यूस होने वाला वोल्टेज क्या है, सबको जमा करेंगे और फिर एंड में देखेंगे कि टोटल इंड्यूस वोल्टेज हमारे पास क्या है। ठीक हो गया। तो जो सेगमेंट्स हैं हमारे पास वो ए बी सी डी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं टू द प्लेन ऑफ पेपर, एंड बी सी डी ए पैरेलल हैं टू द प्लेन ऑफ पेपर, जैसे पिछले डायग्राम में दिखाया गया है। तो when the loop moves in this magnetic field, the voltage will be induced in it. To determine the total induced voltage, we will examine the segment by segment. वही बात जो हमने की है, ई इंड्यूस की डेफिनेशन की एक्सप्रेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, V क्रॉस B डॉट L। यहाँ पे V जो है वो हमारे पास वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास थी उसकी फ्लक्स डेंसिटी है, और L हमारे पास जो है वो हमें पता है लेंथ है, और लेंथ की जो डायरेक्शन होती है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अ, हम अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ए बी को हम देख लेते हैं कि ए बी जो है हमारे पास उस सेगमेंट के अंदर इंड्यूस होने वाला वोल्टेज क्या होगा। अब यह है वी क्रॉस बी डॉट एल। तो सबसे पहले तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल वैसे ही ए और बी है, ठीक है। तो ए और बी सेगमेंट के अंदर हमारे पास जो वी की डायरेक्शन है वो ये है, बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रही है। और जो बी की डायरेक्शन है अगर आप देखो, ये वी की डायरेक्शन है और ये बी की डायरेक्शन है। ठीक हो गया। तो v क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होगी, अपना राइट हैंड रूल यूज करो और अपनी फिंगर को कर्ल करो फ्रॉम v टू b, तो इन टू द पेज। इस केस के अंदर हमारे पास v क्रॉस b की वो आ रही है, और a b की जो हमारे पास जो डायरेक्शन है, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन है, जो लेंथ की डायरेक्शन है, वो हमारे पास क्या होगी, वो भी हमारे पास पैरेलल होगी किसके, v क्रॉस b के। तो हमारे पास ये जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑब्वियसली इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे पास क्या बन गया, v क्रॉस b इंटू एल, ये हमारे पास वो है। v क्रॉस b को अगर हम खोलें मैग्नीट्यूड के लिए तो वो क्या होगी, वी बी साइन थीटा। साइन थीटा और थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, so साइन थीटा ए बी विच इज इनटू द पेज। ठीक हो गया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेगमेंट बी सी, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेगमेंट अगर आप देखो तो बी सी के अंदर हमारे पास बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह ही बी सी है, ये वाला सेगमेंट इसके बैक साइड के ऊपर जो है। तो इस इधर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, जो वी क्रॉस बी है वो पॉइंट करेगा इनटू द पेज। किस तरह से, कि हम ये देखेंगे कि वी की डायरेक्शन क्या है उस जगह पे पहले हाफ के अंदर, और उसके बाद बी की डायरेक्शन क्या है, तो वो इनटू द पेज होगी, इधर आउट ऑफ द पेज होगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। और v क्रॉस b जो है हमारे पास बेसिकली बी सी के लिए वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ भी ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो डॉट लेंथ, जवाब ज़ीरो आएगा। तो द लेंथ इज इन द प्लेन ऑफ द पेज, देयरफॉर v क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू द i फॉर बोथ पोजीशंस, thus द वोल्टेज इंड्यूस इन द सेगमेंट bc विल बी ज़ीरो। सेगमेंट सी डी के अंदर अगर हम देखेंगे तो
फिर उसी तरह से सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि अब v क्रॉस b जो है वो v b साइन थीटा सी डी होगा, क्योंकि वहाँ पे ए और बी के दरमियान में था एंगल और यहाँ पे सी और डी के दरमियान में। तो ई डी सी वी बी ई डी सी हमारे पास बराबर हो गया है किस चीज़ के, वी बी एल साइन थीटा। सिमिलरली ई डी ए जो है वो 0 के बराबर है। ये हम पहले कर चुके हैं, इसलिए आई एम नॉट गोइंग दैट डीप इनटू दिस। तो अगर हम टोटल ई इंड्यूस देखें तो वो क्या होगा, वी बी एल साइन थीटा ए बी प्लस 0 प्लस वी बी एल साइन थीटा सी डी प्लस 0। तो जो टोटल बचेगा वो हमारे पास, अभी हम इसको ऐड नहीं कर सकते। क्यों ऐड नहीं कर सकते? बिकॉज वी हैव वी बी एल in common, but we don't know if theta AB is equals to theta CD। इसको कैसे देखेंगे? इसको देखने का तरीका ये है कि थीटा ए बी देखें किस तरफ को है और थीटा सी डी देखें किस तरफ को है और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ अगर आप देखो तो ये आपके पास थीटा ए बी है, यानी कि वी ए बी और बी के दरमियान में जो एंगल है। सिमिलरली अगर आप वी सी डी देखना चाहो तो वो आपके पास क्या है, बी की डायरेक्शन ये थी, ठीक है, और सी डी की डायरेक्शन ये है। तो ये और ये और ये एंगल जो है आपके पास बेसिकली वी सी डी के बराबर है। तो अगर 180 डिग्रीज में से आप ए बी को माइनस कर दो तो आपके पास सी डी बच जाता है। तो ये आपका रिलेशनशिप है, यानी कि थीटा ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस ए बी। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक ही प्लेन के अंदर हैं, एक ही चीज़ के साथ अटैच्ड हैं। जितना ये नीचे मूव करेगा ये इतना ऊपर मूव करेगा। तो थीटा ए बी हमारे पास 180 डिग्रीज माइनस थीटा सी डी है। तो अगर हम देखें कि साइन थीटा ए बी किस चीज़ के बराबर होता है और साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा सी डी किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा ए बी तो साइन थीटा ए बी के बराबर होगा, बट साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा सी डी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करो तो वो थीटा साइन थीटा सी डी के बराबर ही होता है। इन दोनों के इर्द गिर्द अगर आप साइन से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा साइन थीटा ए बी इज इक्वल्स टू साइन इंटू 180 डिग्रीज माइनस सी डी एंड थ्रू इट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा सी डी। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू साइन थीटा सी डी। इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल है। तो अब हमारे पास ये जो थीटा है इसमें से हम सबस्क्रिप्ट में से ए बी और सी डी दोनों निकाल देंगे तो हमारे पास इन दोनों का सम आ जाएगा 2 VBL साइन थीटा ए बी। तो अगर आप देखो तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ही ये जो मेन ये ई इंड्यूस की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है साइन थीटा की वैल्यू के ऊपर, और साइन थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास 90 डिग्रीज कब होगी, जब हमारे पास ये बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कि जो हमारे पास एरिया वेक्टर है उसका वो परपेंडिकुलर होगा किस चीज़ के, इसके बी के। उस टाइम पे हमारे पास ये मैक्सिमम होगा, वो ये वाली जगह है। फिर जैसे ही ये मूव करता जाएगा साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कम होती जाएगी और इस जगह पे आके जब ये वर्टिकली आपका लूप प्लेस होगा उस टाइम पे आपके पास जो एरिया वेक्टर है आपकी इस लूप का जो परपेंडिकुलर होता है हमेशा, आपको पता है कि एरिया वेक्टर हमेशा कमिंग आउट ऑफ द सरफेस होता है। तो वो फिर आपके पास 0 डिग्रीज पे होगा या 90 डिग्रीज पे होगा। उन दोनों केस के ऊपर या 180 डिग्रीज पे होगा। उन दोनों केसेस में आपके पास ई इंड्यूस की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ये पाई और ये 0। तो यहाँ पे जो थीटा है बेसिकली वो एरिया वेक्टर का जो एंगल है वो आपके पास है। ठीक हो गया। तो जैसे ही आपका ये पैरेलल होगा टू बी, उस टाइम पे ए बी के दरमियान में, वी ए बी के दरमियान में और बी के दरमियान में जो एंगल है बेसिकली वो 90 डिग्रीज होगा। उसी तरह से एरिया वेक्टर के और बी के दरमियान में जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्रीज होगा। इसलिए मैं आपको एरिया वेक्टर के लिहाज से कह रहा हूँ कि इट इज़ ईजी टू रिमेंबर इट दैट वे। अच्छा जी, तो ये फिर हमारे पास ऐसे है, जैसे-जैसे ये आगे मूव करेगा ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक जगह आएगी जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एरिया वेक्टर और हमारी लूप जो है वो पैरेलल हो जाएगी टू द मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद हमारे पास फिर आगे की तरफ मूव करेगा वो, और जब आगे की तरफ मूव करेगा तो फिर दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वंस अगेन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा स्टार्टेड टू डिक्रीज। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है डीसी मशीन और एसी मशीन्स के अंदर वो ये है कि वहाँ पे हमने जो पोल्स लिए थे वो इस तरह से कर्व्ड थे, और कर्व्ड होने की वजह से जो बी की डायरेक्शन थी वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस रहती थी। लेकिन इस केस में हमारे पास बी की डायरेक्शन हमेशा ये हॉरिजॉन्टल है, इसलिए हम साइन थीटा को लाजमी डील कर रहे हैं।
इसीलिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है जो ईएमएफ की, इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो प्योरली साइनोसॉइडल आ रही है। उसके केस में हमारे पास जो पोल्स थे वो कुछ इस तरह से थे जिसकी वजह से हमेशा यूं निकलती थी बाहर, और वो जब भी बाहर निकलती थी या एंटर होती थी वो इसके पैरेलल हुआ करती थी। ठीक हो गया? तो ई इंड्यूस इज इक्वल्स टू 2 VBL sin थीटा इन दिस केस। अब वो कहता है देयर इज एन अल्टरनेटिव वे टू एक्सप्रेस द इक्वेशन डिजायर्ड अबव व्हिच क्लियरली रिलेट्स द बिहेवियर ऑफ सिंगल लूप टू द बिहेवियर ऑफ लार्ज एसी मशीन्स। एक और तरीका इसको जो है वो शो करने का, वो हमें पता है कि हमने लास्ट टाइम भी कोशिश की थी कि हम इसको लीनियर वेलोसिटी की बजाय एंगुलर वेलोसिटी में शो करें और इस तरह की चीज़ों में शो करें जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। तो सबसे पहले उसने थीटा को ओमेगा टी से ज़ाहिर किया, वो हमें पता है कि थीटा इज़ इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो फ़ॉर्मूला है। इसी तरह से अगर हम v देखें तो वो इज़ इक्वल्स टू r ओमेगा होता है। तो उसने क्या किया है, v की जगह r ओमेगा पुट किया है और थीटा की जगह ओमेगा t पुट किया है ताकि हम इसको एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में लेके जा सकें। अब वो ये कहता है कि हमारे पास जो 2RL है बेसिकली वो एरिया ऑफ लूप है। हमें पता है कि एरिया जो है, जो लूप है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप की है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास लूप थी, ये देखो, इसके अंदर आपके पास अगर ये r है तो जो ये टोटल ब्रेड्थ होगी वो क्या होगी, 2r। इसी तरह से जो लेंथ है वो आपके पास क्या होगी ये वाली ए बी वाली, यानी कि स्मॉल एल। ठीक हो गया? तो 2r इंटू एल बेसिकली एरिया है किस चीज़ का, आपकी लूप का। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम 2r और l को अलहदा करके उसको e से चेंज कर दें, a बीइंग द एरिया ऑफ लूप, तो हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, ई इंड्यूस इक्वल्स टू ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब हमें ये पता है कि a इंटू बी क्या होता है बेसिकली। बी हमारे पास था फ्लक्स डेंसिटी यानी कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और साथ हमने उसकी एरिया मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब ये है कि ये वो वाला फ्लक्स आएगा जो मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उस वक्त की बात करेंगे जिसमें ये पूरे के पूरा एरिया जो है वो इसके सामने होगा, यानी कि जब हमारा ये वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल पैरेलल होगा इसके, उस जगह पे हमारे पास जो फाई आएगा वो इसकी जगह आएगा, क्योंकि अभी हम एरिया ऑफ लूप ले रहे हैं, एरिया ऑफ लूप। तो अगर ये दूसरी तरह होगा तो ये कोई भी फ्लक्स इसमें से क्रॉस नहीं होगा, और जब इस तरह होगा तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी की जगह हमने फाई बदल दिया, लेकिन फाई वो जो मैक्सिमम होगा। आगे ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन इसकी आई है। इसको हम कह सकते हैं बेसिकली कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एन एसी मशीन है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स इन द मशीन, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मशीन, और उसके अलावा एक कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मशीन, उसमें नंबर ऑफ लूप्स आ जाएंगे। अभी तो हमारे यहाँ पे और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही क्योंकि एक सिंगल नंबर ऑफ लूप थी, लेकिन जब नंबर ऑफ लूप्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक जो कांस्टेंट वैल्यू है पर्टेनिंग टू दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ योर मशीन वो भी इसके अंदर ऐड अप हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ था। अभी हम लोग ये चीज़ देखेंगे, तरतीब इसकी इट हैज़ टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ मेंशन्ड इन द बुक। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि हम पहले जनरेटर एक्शन की तरफ मूव करें, उसको अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद हम एसी मशीन्स के मोटर एक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो जनरेटर एक्शन को इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला ये पार्ट हमने देख लिया, इसके बाद हम वोल्टेजेस की तरफ जाएँगे, 3 फेजेस की तरफ जाएँगे, अच्छी तरह से जनरेटर एक्शन को समझ लेंगे। उसके बाद फिर हम टॉर्क इंड्यूस्ड सिंपलेस्ट मशीन से स्टार्ट करेंगे और फिर उसको मोर कॉम्प्लेक्स मशीन की तरफ लेके जाएँगे। तो ये अभी हमने एक सिंपल रेक्टेंगुलर लूप के अंदर देख लिया है हमारा कि जो इंड्यूस वोल्टेज है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या निकलती है, हमने वो निकाल ली। अब वो कहता है कि एसी मशीन जो है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, तो ये फिगर जो है वो बुक के अंदर भी आपको मिलेगी। उसमें वो कहता है कि इसमें हमें एक अ, जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमने बजाय इसके कि जैसे लास्ट टाइम की तरह हमने इसमें सिंपलेस्ट मशीन के अंदर हमने ये किया था कि हमारी जो रोटर थी वो बेसिकली आर्मेचर वाइंडिंग थी। उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। अब वो ये कहता है कि इसके अंदर हमने ये किया कि अगर हम ऐसे करें कि
स्टेशनरी साइड्स जो हैं ये वाली और ये वाली, यानी जो स्टेटर है उसके ऊपर हम एक रेक्टेंगुलर लूप रख दें और अंदर रोटेटिंग पार्ट के ऊपर एक मैग्नेट लगा दें और हम उस मैग्नेट को घुमाना शुरू कर दें। तो बेसिकली क्या होगा? बिल्कुल वही है, जो फिनोमिना है वो वैसे का वैसे ही है। वैसे का वैसे कैसे है कि पहले मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेशनरी था लेकिन लूप घूम रही थी। अब लूप स्टेशनरी है, स्टेटर के अंदर है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रहा है। तो हमेशा जो V होता है, जो VBL के अंदर V होता है, वो रिलेटिव मोशन है फ्लक्स की लेंथ के साथ। तो अगर आप लेंथ को घुमा रहे हो तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा, रिलेटिव वेलोसिटी उसकी होगी। अगर आप लेंथ को कांस्टेंट रख रहे हो, फ्लक्स को घुमा रहे हो तो वंस अगेन B आपका मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी उसके अंदर होगी। बिल्कुल इसी तरह से कि जिस तरह से आप अगर इस मैग्नेट के ऊपर, इसके एक पोल के ऊपर बैठ जाओ, तो आपको वैसे ही नज़र आएगा कि जो अ, अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो मैंने जिस तरह आपको कहा कि नॉर्थ पोल फ़र्ज़ कर लेते हैं हमने रख लिया और इसको हमने घुमाना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल उतनी ही देर के बाद हमें एक कंडक्टर नज़र आएगा, जैसे अगर हम इधर नॉर्थ पोल के ऊपर स्टेशनरी जब था तब बैठे होते हो तो हमें मूविंग कंडक्टर नज़र आता। तो बेसिकली रिलेटिविटी जो है वो हर जगह यूज़ होती है और यहाँ पे भी हम रिलेटिव मोशन की, रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपना लूप जो है उसको स्टेशनरी कर दें और अपना मैग्नेट जो है उसको रोटेट करना शुरू कर दें। स्टिल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ हमारा B जो है वो मूव कर रहा होगा विद सम वेलोसिटी और वो जो वेलोसिटी है वो V के अंदर आ जाएगी। B इज़ देयर, लेंथ इज़ देयर, तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ लाज़मी होगा किसके अंदर, इस BC और AD वाले, सॉरी CD और AB वाले सेगमेंट्स के अंदर। तो इसमें थोड़ा-सा चेंज है ये। अब आपने इस चीज़ को याद रख लिया कि ये रीज़न है। अब इसकी रीज़न क्या है, हमने क्यों चेंज किया? उसकी रीज़न ये है कि अगर आपको याद हो, तो जब हम अ, अपने लूप अंदर रखते हैं और मैग्नेट्स को बाहर रखते हैं, तो मैग्नेट्स जो हैं अ, जो लूप है हमने अगर उसको करंट देना है या इन दिस केस द मशीन इज़ एक्टिंग एज़ अ जनरेटर, तो हमने उस लूप में ईएमएफ पैदा हुआ है और वो एज़ अ जनरेटर एक्ट कर रहा है, तो हमने उससे करंट लेना है, वो सप्लाई करेगा हमें करंट। तो वो जो लूप है वो जब अंदर है और वो रोटेटिंग है तो उसका कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट जो है वो मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है, लेकिन ऑब्वियसली बाय यूजिंग द स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेज़ है, क्योंकि मूविंग कॉन्टैक्ट में से आपने इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है। बट वन्स यू प्लेस दैट लूप इन द स्टेटर एंड यू स्टार्ट मूविंग द मैग्नेट, तो स्टेटर में लूप पड़ी है और लूप अब स्टेशनरी है। अब आपके पास वो स्लिप रिंग वाला प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। ऑल्दो आगे जाके नज़र आएगा आपको कि अंदर रोटर के अंदर भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है बीइंग अ जनरेटर, जो आर्मेचर है, जो आर्मेचर वाइंडिंग है, उसने आपको सारे का सारा करंट सप्लाई करना है। जितना बड़ा जनरेटर होगा वो सारे का सारा करंट जो लोड उठा रहा है वो सारे का सारा उसमें से गुज़रना है। एज़ अपोज़ टू दैट जो अगर रोटर में आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाय यूज़िंग डीसी वोल्टेज भी जनरेट की हो, तो स्टिल वहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग रोटर के ऊपर अब फिर फील्ड वाइंडिंग होगी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही होगी, तो फील्ड वाइंडिंग में जो करंट पास कर रहे होते हैं, वो हमें पता है बहुत कम होता है। तो अगर करंट जो है एज़ कम्पेयर टू द आर्मेचर वाइंडिंग अगर कम करंट पास करेगा, तो जो लॉसेस हैं ब्रशेज़ के अंदर वो कम होंगे, अगर ज़्यादा पास करेगा तो ज़्यादा होंगे। पहली रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि जब हम जनरेटर्स की बात करते हैं तो अल्टरनेटर्स बहुत बड़े-बड़े होते हैं। जैसे पावर प्लांट में लगे हुए होते हैं। अभी उसके अंदर अगर स्टेटर वाइंडिंग अगर आर्मेचर वाइंडिंग जो है, यानी कि वो वाइंडिंग जो सप्लाई कर रही है लोड, वो अगर रोटेटिंग पार्ट के ऊपर लगी हुई होगी, तो इसका मतलब है कि उसने बहुत ज़्यादा करंट जनरेट करना है, क्योंकि वो पावर प्लांट के अंदर लगी हुई है। तो वो बहुत हेवी वाइंडिंग जो है आपकी, वो आपके रोटेटिंग पार्ट के ऊपर आएगी, जिसको मूव करवाना आपके लिए उतना ही बड़ा चैलेंज होगा। एज़ अपोज़ टू दैट जो फ़ील्ड वाइंडिंग होगी उसने तो उस मशीन को फ्लक्स प्रोवाइड करना है, वो बहुत हल्की होगी एज़ कम्पेयर टू आर्मेचर वाइंडिंग। अगर हम फ़ील्ड वाइंडिंग को अंदर रख दें तो वो रोटेट करना हमारे लिए ईज़ी होगा एज़ कम्पेयर टू रोटेटिंग द आर्मेचर वाइंडिंग जो बहुत बड़ी होगी, टन्स के हिसाब से उसका वेट होता है। तो एक ये भी रीज़न है, हमें बेयरिंग्स उसके लिहाज़ से बड़े करने पड़ेंगे, हमें फ़ोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी टू मूव दैट कंडक्टर्स। करंट जो है वो बहुत ज़्यादा मूविंग पार्ट में से निकलेगा, तो लॉसेस उसके अंदर हमारे बढ़ जाएँगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी वज़ह से हमने एक ये
अल्टरनेट तरीका निकाला जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड वाले हिस्से को रोटेटिंग पार्ट के ऊपर लगा देते हैं और जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसको हम स्टेटर के ऊपर लगा देते हैं ताकि जो हैवी वाइंडिंग है आर्मेचर वाइंडिंग जिसमें से मैक्सिमम करंट आपका ड्रॉ होना है जो बहुत मोटी होनी है ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दैट उसको हम स्टेशनरी रखें और एक जो हमारे पास थोड़ी लाइट वाइंडिंग है उसको हम मूविंग पार्ट के अंदर रखें। ठीक हो गया। तो ये इसके अंदर वो चीज़ उसने शो की हुई है स्लाइड के अंदर। तो अभी वो कहता है द इक्वेशन फॉर वोल्टेज इंड्यूस वाज ड्राइव्ड फॉर केस ऑफ अ मूविंग वायर इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। जो हमने पहले इक्वेशन निकाली वो एक मूविंग वायर एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थी तो उसके लिए निकाली थी। वाइल इन द प्रेजेंट केस द वायर इज स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग अब स्टेटर के ऊपर आ गई है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग मैग्नेट जो है वो रोटरी पार्ट के ऊपर आ गया रोटर के ऊपर आ गया। To use it, we must be in the frame of reference where the magnetic field is stationary and the wire is moving। वही बात मैंने आपको जिस तरह बोला था कि अगर आप नॉर्थ पोल के ऊपर बैठ के वायर की तरफ देखो तो आपको रेफरेंस वही मिलेगा। ठीक है। लगेगा ऐसे ही जैसे वायर मूव कर रही है क्योंकि आप भी मूव कर रहे होगे विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड तो relative velocity सेम होगी। if we sit on the magnetic field so that the field appears to be stationary and then the sides of the stator coil will appear to go by at an apparent velocity v relative। वही बात जो मैंने आपको की तो हम ये क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। तो thus the voltage induced in a single turn coil is ये वही होगा जो हमने निकाला E induced equals to phi omega sin omega t। फाइनली द स्टेटर को अगर स्टेटर कॉइल एक नहीं है रेक्टेंगुलर जैसे हमने भी लगाया था एक ही लूप थी तो उसके अंदर हमारे पास जो ईएमएफ निकला था वो ये था। लेकिन अगर जो स्टेटर कॉइल है वो एक लूप नहीं है बल्कि एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस लूप के अंदर तो जो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो जाहिर बात है हर लूप के ऊपर ये होगा और जो जितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे मल्टीप्लाई बाय उतना हो जाएगा। तो यहाँ एन सी जो है वो टोटल नंबर ऑफ लूप्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं किसके अंदर जो हमारी लूप लगी हुई है स्टेटर कॉइल के अंदर। तो ई इंड्यूस जो है वो मस्ट बी इक्वल्स टू एन सी फाई ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो जो इंड्यूस वोल्टेज है वो साइनोसाइडल है और एम्पलीट्यूड उसका डिपेंड कर रहा है फ्लक्स के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर मशीन की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। एन सी जो है बेसिकली वो मशीन की कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ लूप्स जो है कितने नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हमारे स्टेटर के ऊपर है। अब अगर वो कहता है कि बिल्कुल उसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं कि वहाँ पे हमारे पास एक ही लूप थी जो हमने लगाई हुई थी स्टेटर के ऊपर और अंदर हम मैग्नेट को घुमा रहे थे। अब अगर हम इसी तरह से करते हैं लेकिन डिफरेंस ये हो जाता है कि हम एक लूप की बजाय 3 लूप्स यूज़ करते हैं। 3 लूप्स इस तरह से कि हर लूप दूसरी लूप से 120 डिग्रीज़ फिज़िकली अपार्ट होती है। जैसे ये ए और ए डैश है, फिर बी और बी डैश है, फिर सी और सी डैश है। तो अगर ये 3 कॉइल्स होंगी और दरमियान में उसी तरह से एक मैग्नेट जो है वो मूव कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या है? ये जो कॉइल है ये भी जो लूप है ये भी एक्सपीरियंस करेगी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ये भी करेगी और ये भी करेगी। जब ये कॉइल जो मैग्नेट जो है नॉर्थ पोल फर्ज़ कर लें इधर और साउथ इधर ये इसके बराबर होगा तो ये मैक्सिमम होगा। इसकी वैल्यू उससे कम होगी, इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। ठीक है? फिर जैसे ही वो मूव करता-करता इधर आएगा और ये इसके बराबर होगा तो ये मैक्सिमम होगा, ये कम हो जाएगी, ये मैक्सिमम होगा तो ये कम हो जाएगी। 3 फेज़ ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है इसकी मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको इस कोर्स के स्टार्ट में ही दी थी। इसका मतलब ये है कि ईएमएफ अब तीनों कॉइल्स के अंदर जनरेट होगी लेकिन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा और वो लैग कर रहा होगा। तो ई ए ए अगर मैक्सिमम पे हो रेफरेंस पॉइंट हम लें एन सी फाई ओमेगा साइन ओमेगा टी तो एट दैट पॉइंट ई बी बी डैश जो होगा यानी बी और बी के अंदर जो आ रही होगी वो ओमेगा टी माइनस 120 डिग्रीज के ऊपर होगा और इसी तरह से ई सी सी डैश जो होगा वो ओमेगा टी माइनस 240 डिग्रीज के ऊपर होगा। तो जो तीनों वोल्टेजेस हमारे इसके ऊपर कन्वर्ट होंगे वो एक दूसरे के 120 डिग्रीज अपार्ट होंगे और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा। ठीक हो गया। तो if three coils of each of NC turns are placed under around the rotor in the magnetic field as shown in the figure, then the voltage induced in each of them will be same in magnitude but differ in phase by 120 degrees. Therefore, a uniform rotating magnetic field can generate a three-phase set of voltages in a generator। यहाँ तक बात मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।
अब अगर हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ दी हों तो हम इसको बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें टू आरएमएस वैल्यूज़ तो हम क्या करते होते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं अंडर रूट 2 से, तो हमें क्या मिल जाता है, आरएमएस वैल्यू मिल जाती है। अभी जो मैक्सिमम अगर हम देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जब साइन 90 हो जाएगा तो एन सी फाई ओमेगा, तो हम कह सकते हैं कि ई मैक्सिमम हमारे पास एन सी फाई ओमेगा होगा। अब अगर हम ओमेगा को चेंज करके इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें तो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एफ उसने लिख दिया, तो 2 पाई एन सी फाई एफ हो गया। अब अगर हम ये देखना चाहें कि आरएमएस वोल्टेज क्या है, तो वो ई ए आर्मेचर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ये सारा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, यानी कि 2 पाई एन सी फाई एफ डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, तो 2 ओवर अंडर 2 को हम अंडर रूट 2 से भी चेंज करके लिख सकते हैं, यानी कि ई ए जो आरएमएस वोल्टेज है वो हमारे पास आ गया अंडर रूट 2 पाई एन सी फाई एफ। अब ये तो हो गया आरएमएस वोल्टेज ऑन अ सिंगल कॉइल। अब आरएमएस वोल्टेज एट द टर्मिनल्स क्या होगा, और आरएमएस वोल्टेज टर्मिनल्स के ऊपर क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि ये जो तीनों वाइंडिंग्स थी ये आपस में कनेक्टेड किस तरह से हैं। अगर तो ये डेल्टा में कनेक्टेड है तो फिर हमें पता है कि डेल्टा के अंदर जो एक कॉइल के ऊपर वोल्टेज होता है टर्मिनल पे भी वही होता है, तो फिर तो वी टी जो होगा वो ई ए के बराबर होगा। अगर जो तीनों कॉइल्स हैं वो आपस में स्टार में कनेक्टेड हैं तो फिर हमें पता है कि जो वी टी होगा वो अंडर रूट 3 ई ए के बराबर होगा। ठीक हो गया? तो उस केस में वो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये आपने लाज़मी याद रखनी है कि किस तरह से है। अब जो एग्ज़ाम्पल है एक इससे रिलेटेड वो है एग्ज़ाम्पल 4-2, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ नोन अबाउट अ सिंपल टू पोल जनरेटर इन द फिगर। ये टू पोल जनरेटर है। पीक फ्लक्स ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड इज़, पीक फ्लक्स यानी कि फाई मैक्सिमम की वैल्यू उसने दी हुई है 0.2 टेस्ला, एंड द मैकेनिकल रेट ऑफ रोटेशन ऑफ शाफ्ट इज़ 3600 आरपीएम। द स्टेटेड डायमीटर ऑफ द मशीन इज़ 0.5 यानी कि डी दिया हुआ है। Its coil length is 0.3. There are 15 turns per coil. The machine is Y connected. What are the three phase voltages of the generator as a function of time? सबसे पहले एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने से पहले हमें उसकी मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अभी हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था। तो सबसे पहले तो फाई देखें, फाई क्या है जी, डी एल बी या 2R L B। डी उसने दिया हुआ है हमें, उसकी वैल्यू हमने पुट की, हमें फाई की वैल्यू मिल गई 0.03 वेबर। और स्पीड ऑफ द रोटर वो उसने दी हुई है हमें आरपीएम्स के अंदर, लेकिन हमें अभी तक जितने फॉर्मूलाज पता है उसमें हमने ओमेगा यूज़ किया, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड के अंदर। तो ओमेगा उसने कन्वर्ट किया रेडियन पर सेकंड में 377 रेडियन पर सेकंड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द पीक फेज वोल्टेज क्या होगा, ई मैक्स एन सी फाई ओमेगा, एन सी फाई और ओमेगा 169.7 वोल्ट्स। और उसने फिर पूछा था कि थ्री फेज वोल्टेजेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास क्या होंगे। वो क्या होता है हमारे पास, ई मैक्स साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू 377, टी एज इट इज, और ई मैक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 169.7। तो ई ए ए डैश ये आ गया, ई बी बी डैश क्या होगा, -120 डिग्रीज लैगिंग में, और ई सी सी डैश क्या होगा, इस 120 से फर्दर 120 डिग्रीज लैगिंग में। तो 169.7 साइन 377 टी माइनस 240 डिग्रीज। फिर उसने पूछा है व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज ऑफ दिस जनरेटर। आरएमएस वोल्टेज जो है वो इस जनरेटर का क्या होगा, वो हमें पता है कि क्या होता है, ई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 वो आ गया 120 वोल्ट्स है आरएमएस फेज वोल्टेज इस जनरेटर का। फिर उसने पूछा व्हाट इज द आरएमएस टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, डिपेंड करता है कि मशीन का कनेक्शन किस तरह से है। तो मशीन वाई कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है, ई मैक्स इंटू अंडर रूट 3 हमें देगा टर्मिनल वोल्टेज। तो जो सॉरी ई आर एम एस ऑफ फेज मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, तो हमने 120 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, जो टर्मिनल पे हमें मिलेगा वोल्टेज वो 208 वोल्ट होगा। तो ये अभी तक का दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल टॉक अबाउट the voltage induced and the generator action of AC machines further in the next lecture. Until then, if you have any problem, you are welcome to note down your queries, and we will have a question answer session in next week upon your selected slot. Until then, have a good one.